कि इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है और पेयर नहीं भी हो सकता है। अब पेयरिंग और नॉन पेयरिंग के लिए सीधा सा कहानी थी क्या कि अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अगर डेल्टा नॉट से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डेल्टा नॉट से, तो इसका मतलब है डेल्टा का मतलब है इलेक्ट्रॉन चढ़े और पेयरिंग एनर्जी का मतलब है पेयर हो। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अगर डेल्टा नॉट से ज्यादा है तो वो पेयर होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो पेयर ना होकर चढ़ाई चढ़ेगा, यानी कि वहां पर पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा नॉट से कम है, किससे कम है, डेल्टा नॉट से कम है, तो इसका मतलब है कि चढ़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, पेयर होने में कम लगेगी, तो वो पेयर हो जाएगा। वहां दोनों पॉसिबिलिटीज है, जिसको आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में भी बांटा था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो पेयरिंग हो जाती है और वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक बात। वहां पर जब हम लोगों ने इनको बांटा था तो T2G और EG जो ऑर्बिटल्स इनके बीच में जो बैरी सेंटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंस आया था, क्या वो वैल्यू हमको याद है, बोलो। EG के लिए बैरी सेंटर में ऊपर +0.6 डेल्टा नॉट था और नीचे -0.4 डेल्टा, यही तो था। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा होता है, बोलो भैया। तो अगर उल्टा होता है तो कुछ बातें तो आप डायरेक्ट बता देंगे। पहली बात आप बोलेंगे क्या कि यहां T2G ऑर्बिटल की एनर्जी EG ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, बोलो भाई। यहां पर उतनी स्प्लिटिंग नहीं होगी जितनी वहां हुई थी, यानी कि जो मुंह होगा वो कम खुलेगा यहां पर। अगली कहानी कि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है बल्कि प्लेन में पाई जाती है, तो उन d ऑर्बिटल्स पे ज्यादा रिपल्सन लगेगा जो प्लेन में पाए जाते हैं। प्लेन में कौन से d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, T2G वाले, जिनके नाम में ही प्लेन है, dxy dyz और dz। मतलब आप ऐसे ही कथा के तरीके बांट सकते हैं अगर आपने अच्छे से समझा है, बात समझ में आई। अब फिर किसी को बोला कि क्यों यहां पे पेयरिंग होती है, तो तुम कहोगे अरे पागल, इसमें डब्बे के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो अगर डिफरेंस कम होता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कभी पेयर नहीं होना चाहेगा, वो फटाफट ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब बोले अगर पेयरिंग नहीं होती है तो बोले पेयरिंग नहीं होती तो उसका सीधा फंडा है पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा, यही तो कहानी है, ठीक। अगली कहानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात करें। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में तुम कहोगे कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री x और y एक्सिस पे पाई जाती है, बोलो यार। तो यहां पर उन लिगेंड्स पे ज्यादा रिपल्सन लगेगा जो अलोंग द x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग पाए जा रहे हैं। अब वहां तुम्हें याद होना चाहिए कि dx स्क्वायर y x स्क्वायर y स्क्वायर पे सबसे ज्यादा रिपल्सन, उसके बाद dxy पर, उसके बाद dz स्क्वायर पर और उसके बाद dyz और dzx के लिए बराबर था, बोलो यार। और यही ऑर्डर था, तो जब आप स्प्लिटिंग कराएंगे तो बोलेंगे पहले तो हम EG और T2G में कर देंगे, लेकिन फिर EG वाले में भी वेरिएशन आएगा, यानी dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे हाई होगी और dz स्क्वायर कहीं बीच में होगी और dx स्क्वायर y स्क्वायर के बाद नीचे से T2G वाला dxy उसके करीब पहुंच जाएगा, बोलो यार। और यहाँ इतना बड़ा था मामला, इसी वजह से स्क्वायर प्लेनर मामला, बोलो यार। अब अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर प्लेनर जब भी बनाते थे क्या करते थे, पीछे अभी तुमने फोटो खींचा तो मैंने वहां पे D8 लिखा, D9 लिखा, बात समझ, क्या वहां पे पेयरिंग हो रही है, समेटना पड़ रहा है, बोलो क्यों, क्योंकि डेल्टा का डिफरेंस ये, अरे बोलो ना, पेयरिंग नहीं कराओगे तो क्या कराओगे, और इसीलिए वहां कोई कंडीशन नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही तुमने देना शुरू किया तो उसके बाद एक, अच्छा और एक बात, T2G और EG का चक्कर नहीं है यहाँ पे, यहाँ T2G और EG में भी लड़ाई चल रही है, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अगर कल को कोई पूछे कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से d ऑर्बिटल में भरा जाता है, तो एनर्जी का बढ़ता क्रम होता है, नीचे से ऊपर भरना होता है, सबसे नीचे सबसे कम एनर्जी किनकी होती है, dyz और dxz, अरे बोलो ना यार,
यही तो है। तो डी वाई जेड और डी एक्स जेड भरोगे, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, इसके बाद उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर। यानी कोई पूछे तो ये भी बता सकते। मामला समझ में आ रहा है? यहां पे पहले कहां भरोगे है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना है। क्या ऑक्टाहेड्रल में पहले T2G में भरते थे, बाद में EG में भरते थे? यहां क्या करोगे? पहले T2G में भरते थे, EG में पहले भरते थे, बाद में T2G में भरते थे। कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले भरते थे। ऑक्टाहेड्रल में EG की एनर्जी ज्यादा, T2G की कम, तो पहले T2G में भरते थे। टेट्राहेड्रल में T2G की एनर्जी ज्यादा, EG की कम, तो EG में पहले भरेंगे। तो EG और उसके बाद T2। EG में कितने डब्बे? 2। T2G में कितने मिलेंगे? 3। बोलो भाई। अगली बात, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए क्या ये बात हमेशा काम करेगी कि पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा T होगा? बोलो यार। तो ये बताओ कि कहां पर हमें पेयरिंग एनर्जी देखनी ही नहीं चाहिए कि ज्यादा है कि कम? टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहां कभी पेयरिंग नहीं। बोलो कहां पे आंख गड़ा के देखनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। बात समझ में आ रही? तो याद रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आए तो देखना कि डेल्टा नॉट लिखा है या डेल्टा टी लिखा है। बोलो भैया क्यों? डेल्टा नॉट लिखा है तो दो कंडीशन बनती हैं, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, डेल्टा नॉट लेस देन। लेकिन अगर डेल्टा टी लिखा है तो एक ही कंडीशन है और रीजन है क्योंकि डिफरेंस कम है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी डेल्टा टी से हमेशा क्या होगी? मामला समझ में आया? मान लीजिए इसमें सवाल है D3 और D5 बताओ क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोच समझ के जवाब बताइए। पहले मुझे ये बता दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा पेपर में कि वो अपनी मर्जी से इसको कम करे, क्योंकि यहां ये होता ही नहीं है। जब मैंने लिख दिया है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना तो कभी नहीं होता है, यानी पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक बात है? अब मुझे ये बताइए क्या लिखा है? पेयरिंग ग्रेटर देन डेल्टा। तो जहां भी टेट्राहेड्रल आया वहां तुम्हारे दिमाग में पहले ही चलना चाहिए क्या कि पेयरिंग नहीं होगी, नहीं होती। बोलो, क्योंकि नहीं होगी में तो ये मामला होगा कि आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। ना आज तक हुई है, ना आज से पहले, आज के बाद कभी होगी। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि पेयरिंग नहीं होती। बात समझ में आई? यानी ये सीक्वेंस देखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये याद रखेंगे कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कौन है? टेट्राहेड्रल। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आए तो देखना है कि डेल्टा नॉट है या डेल्टा टी। ये क्यों बोला गया है कि EG को पहले लिखोगे कि T2G को पहले लिखोगे? तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो पहले किसको भरना है? EG। तो यहां पे मैं अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? EG, T2G। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। EG में कितने डब्बे होते हैं? 2। तो 2 होते हैं तो 2 के 2 आ जाएंगे और पेयरिंग करानी नहीं है। उसके बाद बचा 1, वो कहां गया? T2। तो कन्फिगरेशन हुआ EG2 T2G। क्लियर है? यहां भी है D5, EG और T2G में भरना है
नॉट लिखा। आ जाओ, Eg और T2G 5 है, पेयरिंग नहीं होनी, Eg में 2 डिब्बे होते हैं तो 2 दे दिए, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में 3 डब्बे होते हैं 3 दे दिए। कल को अगर इसी में आ जाता क्या बताओ, Eg T2G यही बात है, बोलो यार, पेयरिंग नहीं करानी है तो जितने खाली डब्बे हैं उतने उतने इलेक्ट्रॉन पहले पकड़ा दो। तो Eg में 2 खाली डब्बे तो 2, T2G में 3 है तो 3, 5 हो गए। अब उसके बाद जो बचे वो तो दोबारा से भरने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 डब्बे हैं तो 2 अभी और दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है इसका कन्फिग्रेशन असलियत में क्या लिखा जाएगा वहां पे, Eg4 T2G। मामला समझ में आ रहा है कैसे? अब यहां क्या लिखा है ये देखना है गुरु, बिना देखे मामला गड़बड़ा जाए। यही बात तो लिखी है वहां कि डेल्टा नॉट लिखा है कि डेल्टा टी लिखा है। अब क्या लिखा है, डेल्टा नॉट, तो अगर डेल्टा नॉट लिखा है तो पहले कौन भरा जाएगा, T2G। तो इसका मतलब है जो भी हमारे आंसर हो वो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हमको पहले T2G ही भरना, बाद में हम Eg में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। यही तो मामला है प्रभु। अब आ जाओ, यहां सब होता है तो यहां पे जो लिखा है उससे पता चल जाए पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से कम है, जो कम होता है वही काम करता है, क्या जो कम होगा वही काम करेंगे। तो पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से कम है, इसका मतलब है आप बोलेंगे कि ये कहना चाहता है कि यहां पेयरिंग होगी। बोलो भैया, यहां पेयरिंग क्या होगी? तो पेयरिंग होगी तो मतलब ये है कि पहले पूरा पेट भर दोगे डब्बे का, तब अगले वाले में जाओगे। T2G में कितने डब्बे, 3, T2G में 3 डब्बे, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 के 3 आ गए, यहां 0 बचे। T2G में 3 डब्बे, इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास 5, पेयरिंग का मतलब है कि भरते जाओ तो 3 डब्बों में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 है तुम्हारे पास तो 5 के 5 पूरे आ जाएंगे, इनके पास कुछ बचने वाला नहीं। T2G में 3 डब्बे यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पूरे के पूरे 6, क्योंकि पेयरिंग बोल दी है तो अब पूरा भरना है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो यार, तो जो सवाल आपके पास इस तरीके के आते हैं, अब इनको अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये कठिन ही है कि Eg और T2G लिखा है, लेकिन बाकी बकवास है, कोई बहुत ज्यादा मामला इसमें नहीं है, आराम से देखकर तुम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए तो देखना है कि डेल्टा नॉट है या डेल्टा टी, क्योंकि बेटा अगर डेल्टा नॉट होगा तो तुम सबसे पहले T2G भरोगे और उसके बाद Eg भरोगे, लेकिन अगर डेल्टा टी दिया है तो मामला पलट जाएगा, पहले Eg भरा जाता है और बाद में T2G। बात समझ में आ रही? ये बात आपको वहां पे ध्यान रखना। अगला है P greater than delta naught, P greater than delta T, कन्फिग्रेशन है D6 और आपको बताने हैं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट। बात समझ में आ गई? सेम है, बस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, कुछ चीजें उसके साथ ऐड कर। चलो आओ, सबसे पहले क्या बात लिखी है जरा बताना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आए तो क्या देखेंगे कि डेल्टा नॉट है या डेल्टा टी, डायरेक्ट जाके टी ही नहीं देखने लग जाए, तो क्या है डेल्टा नॉट है, तो अगर डेल्टा नॉट है तो पहले क्या भरा जाएगा, T2, अरे बोलो ना, बाद में कौन भरा जाएगा, अगर डेल्टा टी है तो मामला पलट जाता है, यानी पहले कौन भरा जाएगा, Eg, बाद में T2, यही तो मतलब है। अब अगर टेट्राहेड्रल आ गया, क्या आ गया,
इसका मतलब पेयरिंग का मामला यहां नहीं, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं। यहां है डेल्टा नॉट वाले, यहां पे जो चीज कम होगी वो काम करेंगे। तो क्या पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से ज्यादा है? जैसे यहां पे उल्टा था मामला, यहां पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से ज्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी अगर डेल्टा नॉट से ज्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां किसी भी तरीके से पेयरिंग आप करा नहीं सकते। तो आप बोलेंगे कि यहां पर भी आप सीक्वेंस निकालने के बाद बोलेंगे कि पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्या है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। अरे बोलो यार, फिर से सुन लो, कंफ्यूजन। पेयरिंग एनर्जी लेस है, क्या लेस का मतलब ना, लेस का मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करा सकते हो, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज सकते हो। पेयर कराने में कम एनर्जी लगेगी, ऊपर भेजने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। आसान काम कौन सा है? पेयर कराना। इसलिए क्या बोल रहा है? पेयरिंग। या पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ दो ही काम, पेयर भी करा सकते हो, ऊपर भी भेज सकते हो। पेयर कराने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऊपर भेजने में कम एनर्जी लगेगी। तो क्या कराओगे? पेयर कराओगे कि ऊपर भेजोगे? ऊपर भेजोगे, यानी पेयरिंग नहीं है। मामला पकड़ में आ रहा है? कुछ है नहीं, चाहोगे तो कंफ्यूज रहोगे, वरना कंफ्यूजन वाला कोई मामला यहाँ नहीं। और मैं फिर बता दूं, रट्टा मत मारना कि पी ज्यादा होता है तो ये कराते हैं पी। जाहिर सी बात है, जहां कम एनर्जी लगेगी वो काम कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? आइए, पेयरिंग नहीं करानी, D6 है। T2G में कितने ऑर्बिटल है तुम्हारे पास? 3। अब क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की बारी है, इसलिए मैं तीनों ऑर्बिटल यहां और यहां 2 ऑर्बिटल बना दें, यहां 2 और यहां 3। बताना क्या नहीं कराना है? पेयरिंग नहीं कराना। कितने हैं तुम्हारे पास? 6। तो अगर 6 है और पेयरिंग नहीं करानी है तो 1 2 3 और उसके बाद ऊपर खन जाएंगे 4 5, बोलो यार, और फिर वापस आएगा 6। अब बहुत लोगों को दिक्कत क्या होती है मैं बताऊं कि सर आप तो बोल रहे थे पेयरिंग नहीं करानी है, अब बाद में आप पेयर हो गया, लौट के तो वापस आना ही पड़ेगा। 5 डब्बों को पहली बार इलेक्ट्रॉन देने के लिए आप पेयरिंग करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये कंसेप्ट। 5 के बाद तो लौट के आना ही है। तो समझ में आया कंफ्यूजन? इधर आओ नीचे, क्या यहां भी पेयरिंग नहीं होगी? तो पेयरिंग अगर नहीं होगी तो D6 है 5 और लास्ट में आ जाएगा, यही तो मतलब है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है या अलग है? बता रहे सालों, तुम ये डिजाइन मत देखो, अलग अलग है। ये P2G है और ये क्या है? DG है, तो मामला अलग अलग है ना। अब अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, क्या यहाँ 4 है? 2 और 2 4, यहां पर 4। तो इनमें एक समानता है, तो क्या है कि पहली बात दोनों में पेयरिंग नहीं हुई, पेयरिंग ना होने की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दोनों की क्या निकल कर आई है? से। अब अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या म्यू बराबर √n+2 होता है, जहां पर n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। तो अगर मैं यहां पे उठा के 4 रखूंगा तो ये 4 और ये 6, यानी कि √24 आएगा दोनों से। बोलो यार, अब पूछो। तो याद रखना, पेयरिंग एनर्जी से कंफ्यूज मत होना, जो चीज कम होगी वो कराना, है ना। लाइक वो नहीं है क्या तुम्हारे? कर लो फोटो खींचो बेटा, घर में लिखना आराम से, लिखने का काम नहीं है।
होली में कितने आदमी जाएंगे? बस, बाकी कोई नहीं है, जाना चाहिए बस। मैं बता दूं, सुन लो, होली में कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा, कितना है, ठीक बात। दूसरी बात यह है कि तुम वहां चले जाओगे और वहां जाने पर तुम्हारा कोई समय नहीं बचता है, बात समझना। तो इसलिए नहीं बचता है कि तुम नहीं चाहते हो बचे। बोलो, तुम्हारा कोई दोस्त बंदर तो है नहीं कि तुम्हारी कॉपी किताब छीन के ले जाए, ऐसा होता है? कोई तुम्हारी कॉपी किताब फाड़ देता है जब तुम पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, तुम वहां पढ़ते हो जहां 4 आदमी बैठे हो, यही होता है। घर में आप क्या करते हैं कि किताब एक तो एनसीईआरटी पकड़े हुए और इसे पीछे दबाए हैं और गए वहां जाके खटिया में बाबा हैं, दादा में बगल बैठे खोल के और चश्मा वश्मा अगर बनवाया है तो गांव में बिल्कुल उसको पॉलिश करके लगा के रखे हो, ये दिखाने के लिए तुम कितना पास है। तुम जहां सो रहे हो वहां खटिया में भी एनसीईआरटी पड़ी और घर वाले कह रहे हैं बेटा इतना मत पढ़ो, घर वालों को मारना चाहिए। इसलिए अगर आपको जाना है तो आप आराम से जा सकते, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुझे होली में पढ़ाना है, लेकिन मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब यहाँ बंद रहेगा तो कैसे आ जाएंगे। हाँ, अब अगर तुम 2 घंटा और 3 घंटा निकाल सकते हो तो निकालो और पढ़ लो। मतलब ये बता रहे कि जो लोग जाना चाहते हो इस वजह से रुके क्योंकि कोचिंग में पढ़ना है, तो कोचिंगें बंद रहेंगी, इसलिए आपको कुछ यहाँ पे होने वाला मामला नहीं। हाँ, अब वहां जाके आवारा हो जाओ, एक अलग है। तो इसलिए ये कोई बहाना नहीं है कि कोई ये कह दे कि हमको कोई पढ़ने नहीं देता है, ये सब फालतू बात है और मेरे समझ के तो बाहर है। तुम ये समझो, अगर मुझे कोई समझाता है कि साहब हम बहुत गरीब है और हमसे नहीं हो पाता है, हम कैसे करें, तो मेरी समझ के बाहर। हमने, मैं बताता हूँ, ये कहने की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई हम करके हमने अपने लिए ही किया, किसी के लिए नहीं किया, कि घर में कहीं कोई कमरा नहीं उस टाइम पर। जैसे होता है ना कि एक कमरा होना चाहिए, तो आज देखते हैं कि एक स्टडी रूम है और बच्चे खेलने के लिए एक अलग है, बउआ की गाड़ी एक अलग जगह खड़ी हुई है, बउआ की गाड़ी खड़ी, और हम सोचते कभी इसके बाप के पढ़ने के लिए जगह का एक कोना नहीं। तो समय की बात है, तो उस समय ये नहीं रिग्रेट किया कि जब कमरा बनेगा तब पढ़ना शुरू करें, नहीं। जंगला होता है जो जंगला, जंगले का मतलब जिसमें आर नजर आता है, तो वहां पे जंगला पड़ा है, उस जंगले में सब आते जाते हैं, तो कोई ना आए, मतलब आदमी को रोक तो सकते नहीं है, तो हमारा कंसंट्रेशन कम ना हो इसके लिए पर्दा लगा सकते हैं, तो पर्दा बांध दिया। उसके बाद वहीं पे मेज रख ली, वहीं पे कापी किताबें रख ली, और उस समय मोबाइल और लीड का कोई चक्कर नहीं था, तो वो एफएम वाला आया था, एक डब्बा व्हाइट कलर वाला, वो लेके रख दिया गया था कि कभी कभार तो घंटा 2 घंटा अगर होगा तो वो चला के वो सो लिया करेगा। और समस्या ये शुरू होती थी कि जब गर्मी होती थी तो ऊपर क्योंकि टीन पड़ी हुई थी, क्योंकि वो जंगला था, वो कमरा नहीं था, तो जब गर्मी पड़ती थी तो धूप की वजह से टीन गर्म हो जाती थी, और ऊपर टीन गर्म होती थी और इधर हम लोग पढ़ रहे होते थे थर्मल एक्सपेंशन, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी कोई बताए तो हम तो फील कर रहे हैं, और उसके बाद जब ठंड का समय आता था तो जो टीन है उससे ओस गिरती थी, तब समझ में आता था कि ये पानी कैसे आ रहा है, यहां अंदर तो पानी नहीं है। तो कंडक्शन का पूरा प्रोसेस जिंदगी में चल रहा है। फिर दिमाग ये लगाया कि अगर जल्दी सोएंगे तो नींद आएगी देर से, क्योंकि क्या कहते हैं, ठंड भी लगेगी, दुनिया भर के काम, तो इसलिए तब तक पढ़ोगे जब तक आंख भारी ना हो जाए, जब तक लगे कि हाँ। और मुझे याद है कि मैं अगर लेटता था तो लेटते समय मुझे यही ध्यान आता था कि मैंने पैराबोला के 2 सवाल नहीं लगाए, केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक बेंजीन में बोराजोल का वो वाला स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा,
और इतना करते करते नींद आ गई, पता नहीं चला, और फिर नींद खुली तो ये पता नहीं चला कि सुबह 7 बज गया। ये नहीं कि हम पूरी रात पढ़ेंगे, दिन में सोएंगे। दिन में कैसे सोओगे? दिन में आदमी सब जगह रहता है, सोने ही नहीं देंगे। दिन में तुम्हें कोई आदमी सोने नहीं देगा। और कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि सब कह रहे हैं पढ़ो, लेकिन पढ़ने के लिए कोई आदमी आपके लिए सहूलियत प्रदान नहीं करे। वो क्यों करे? हर आदमी की अपनी समस्या है। अब भाई हमारा छोटा है तो उसको उस समय खेलना है, उसको कोई फर्क पड़ता है तुम्हारा आईआईटी पेपर है कि तुम्हारा मेडिकल पेपर है? वो तो जितनी बार वहां से निकलता है तो जहां पर्दा पड़ा है उसके बीच का जो गैप है उसमें गेंद जींस की मार के कैच करके वापस। अब आप इमेजिन करिए कि आप पढ़ रहे हो, अचानक से ठप से टप्पा पड़ा, गेंद वापस अंदर चली। तो ये सब मतलब एक बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं। और ये जितने लोग हैं, ये कोई हमारे साथ में, सबने ये सब झेला, झेलोगे तो कुछ पाओगे, सीधा तो फंडा है। तो इसलिए मेहनत तुम्हें करनी है। भगवान ने दिमाग तुम सबको दिया है, बस ये तुम्हें समझ। अब मुझे बता दो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो तुमने इतनी बार पिछली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में निकाली है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि Mn+2 से पहले समझना कि क्या लिख रहा है। Mn+2 से लेकर अगर मैं Zn+2 तक की बात करूं तो जरा कंफ्यूगरेशन में बता दो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। एटॉमिक नंबर 25 है, एटॉमिक नंबर 30 है। एटॉमिक नंबर अगर 25 है तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 4s2 3d5, और अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 4s2 3d10। अरे बोलो ना यार। तो क्या अगर मैं बात करूंगा तो +2 का मतलब 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि 3d5 से 3d10 तक की बात है। अरे बोलो यार। और इनके साथ कौन आदमी साइड में है? 4s0 4p0। मतलब मैं जो थ्योरी लिख रहा हूं ये आपको खुद पता है पहले से, ये बताने का प्रयास है। यही कंफ्यूगरेशन है। बोला गया कि इनके Zn+2 तक के टेट्राहेलाइड, किसकी बात कर रहे हैं? टेट्राहेलाइड जो है, इनकी अगर हम बात करेंगे तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अब ये तुमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहां पढ़ रखा है? तो तुम कहोगे कि हाँ हैलाइड वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वो अंदर तो कुछ पेयरिंग करा नहीं पाएगा, और टेट्राहेलाइड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 s और 3 p यानी sp3 ही लेगा। बोलो भाई, वही चीज है आपके लिखो। एग्जांपल के तौर पे MnCl का होल को, और यहां पे है -2, तो बताओ भैया क्या होने वाला? सेम कहानी है। अरे बोलो यार। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पहले चेक कर लो, कितना है? +2। तो अगर Mn+2 पर है और Cl जो है वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो जाहिर सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन जो आपने लिखा है, अब यहां आपको कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकालना है, याद रखना है कि sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है? ये तो एक पॉइंट। अगला है, और उसका स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि सभी लोग मुझे बना के दिखा। मतलब सवाल है कि प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इन परमैग्नेट आयन। पहले तो इस क्लास में कितने लोग हैं जिनको पता है कि परमैग्नेट आयन क्या होता है? हाथ उठाइए और बताइए। तुम लोग साले क्या तैयारी कर रहे हो, ये मेरी समझ के बात है। परमैग्नेट आयन
कैसा होता है, क्या होता है, किसको बोलते हैं, कुछ बता दोगे? कैसे निकाले कि MnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। अरे बोलो ना यार, पढ़े हो ना इसको कि MnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। अब पूछो हमने कहां पढ़ाया? यूपीएससी नेमिंग में नॉर्मल नाम के लिखे। तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर है तो पोटेशियम हटा दो तो जो बचेगा वो परमैंगनेट आयन हो जाएगा, और पोटेशियम अगर हटाओगे तो MnO4 में K हटाओगे तो K प्लस हटा रहे हो यानी -1 बचेगा उधर जाके, तो इसलिए परमैंगनेट आयन क्या होता है? MnO4 माइनस। पहली बात थी। अब अगर MnO4 माइनस की बात करें तो यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो मान लिए कि X है, 4 ऑक्सीजन के लिए -2 इज इक्वल टू -2, तो X बराबर कितना आया? +7, यानी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर? +7। क्लियर है? डायग्राम की बात करते हैं। ये आपका MnO4 माइनस। अब मुझे ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है? रेजोनेंस कब होता है? तुम सब ना सेलेक्ट हो जाओ, कहीं थोड़ा डर लग रहा है, अब देश गर्त में चला जाएगा, ये यूक्रेन बन जाएगा हमारा। हमें किसी रूस की जरूरत नहीं बर्बाद होने के लिए, हम लोग खुद में सक्षम है, यहाँ हर आदमी खुद में रूस है। याद आया कुछ? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है या नहीं? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है या नहीं? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है या नहीं? होता है, यानी कि इस पूरे आयन में परमैंगनेट आयन में फुल रेजोनेंस है। बोलो भैया, अब रेजोनेंस में क्या होता है? जो सिंगल बॉन्ड होता है, बोलो, वहां डबल बॉन्ड आता है, और जहां डबल होता है वहां सिंगल आता है। यानी एक तरीके से अगर कहीं रेजोनेंस हुआ है तो वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं कि रेजोनेंस है, तो अगर यहां रेजोनेंस है तो क्या यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इस माइनस को हटा दे। ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है, जिस समय कोरोना फैला हुआ था उस टाइम पे फॉर्मल चार्ज मैंने पढ़ाया, ये उस क्लास का है। अब मुझे ये बता दीजिए कि -1 चार्ज है और कितनी जगह जाके बटा है? 4, क्योंकि हर जगह जा रहा है, तो अगर 4 जगह बटा है तो सब पे कितना पार्शियल चार्ज मौजूद होगा? बोलो यार, -1/4, यानी कि अगर पूछा जाए तो यहां बोल सकते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज होता है, क्या पूछा जाएगा? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना है? -1/4 है। ठीक बात, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। समस्या अब शुरू। MnO4 माइनस है और आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हिसाब से इसका नाम भी लिखा। कितने लोग MnO4 माइनस का नाम बता सकते हैं? आइए प्लीज। के देंगे? टेट्रा ऑक्सो मैग्नेटेट 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो है ही है ना, तो एनायन के लिए 8 लगाते ही लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा ऑक्सो मैग्नेटेट 7। रोमन भाषा में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते थे वहां,
तो यहां पर ये सारी कहानी तो हो गई। अब यहां अगर मैं बात करूं Mn की, तो Mn का एटॉमिक नंबर है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4h2 4p0 4d0, Mn प्लस 7 3d0 4s0 4p0 4d0 खाली हो गया तो पूरा। अरे बोलो ना यार। अब ये बताओ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो यहां पे क्या चार चीजें जोड़ोगी तुम, क्योंकि तुम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मान के चल रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 मान के चल रहे हो तो 4 ऑर्बिटल तुम्हें चाहिए होंगे। अब यहां d ऑर्बिटल खाली कराने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पहले से ही क्या है, खाली है। तो इस सिचुएशन में ये बोला जाता है कि 3d वाले और 4s वाले, 4s का 1 और 3d के 3, 4s का 1 और 3d के 3 ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नया हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, और वो क्या होगा, d3s। क्या है, ये कोर्स में है, ये आपके कोर्स में है। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसलिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या बनी गई है, टेट्राहेड्रल। एक बार देख लीजिए, पर मैग्नेटेड आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कंसीडर क्या किया जाएगा, d3s किया जाएगा। तो MnO4 माइनस से आपको याद रखना है, पहली बात जो मैग्नीज है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे प्लस है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस अवेलेबल है, तो जवाब है कि हाँ, धुआंधार रेजोनेंस यहाँ पर है। अगली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, तो पूरा का पूरा -1 चारों ऑक्सीजन के पास जा रहा है रेजोनेंस से, यानी कि जो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1/4। ठीक बात है। इसके बाद पूछा जाए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है d3s, और ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो MnO4 माइनस में अगर Mn और O के बीच की बॉन्ड लेंथ पूछी जाए तो क्या सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है? अरे रेजोनेंस हो रहा है तो सब में बराबर आ गया है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ऑल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल आर सेम। ये अलग से उतार लो, ध्यान रख, आ गया समझ जाओ। बॉन्ड एंगल कितना हो, साले टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा यार। उतार लो MnO4 माइनस की, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना d3s है तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। उतना उतार लो, बाकी मेरे करते रहना। अब इसी में कुछ और आयन है, उनको लिखा दे रहे हैं, उनको ध्यान रखना है आपको कि वहां पर भी d3s और टेट्राहेड्रल माना गया। कुछ ऑक्सो एनायन है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज।
मैग्नीज के ऑक्सो एनायन। अब ये मत सोच रहे कि हमने कैसे चार्ज लिख दिया, Mn के पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन s और d के हैं अगर वो सब चले जाएंगे तभी D3s होगा। तो यहाँ पर हम चार्ज इस तरीके से कर रहे हैं, क्रोमियम के पास ऑक्सीडेशन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 4s1 3d5 होगा, तो इसका मतलब +6 अगर लाना है तो -2 चलाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर कि आपको +5 अगर लाना है तो -3 करना पड़ेगा या -4 करना पड़ेगा। इन सब में एक खास बात है, क्या वो खास बात है कि इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जब कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाएगा तो लास्ट में आपको मिलेगा 3d0 4s0। डी में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसमें इन सब के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा D3s और ज्योमेट्री क्या मानी जाएगी, टेट्राहेड्रल। यानी केमिस्ट्री के लिए आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास 3d सीरीज का एलिमेंट है और उसमें d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बोलो, तो उस समय हम टेट्राहेड्रल माना जा सकता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये कोर्स में भी है तो ये 5 आते हैं, पूछा जाता है, मतलब सॉरी चौथा तो यही हो गया कि इनमें से कौन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं, टेट्राहेड्रल में sp3 पढ़ा है, तो इनमें से अगर कोई आया तो टेट्राहेड्रल तो है ज्योमेट्री मगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ पर नहीं है बल्कि D3s। तो जब वो उतारना तो ये साइड पे नोट कर लेना, कर चलो अभी टाइम है, काम हो जाएगा। जहां तक आज पढ़ा रहे हैं यहां तक का आपको सवाल लगा लेना है और ये आपके टेस्ट में आ रहा है, आराम से बुकलेट लगाइए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं हमने सवालों में और केवल इसलिए कि टेस्ट से आपका ये पता चलेगा कि आपने बुकलेट में जो सवाल लगाए कितना लगा पाए, है ना। तो आप कर ले जाएंगे, अगर कोई बुकलेट लगा के आएगा तो वो सवाल अच्छे से टेस्ट निकल जाएगा। हाँ, रट के बताना सवाल बुकलेट कि बदल दिए हैं तो झेल नहीं पाओगे। चले, इसके बाद लास्ट पोर्शन बचता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकाली जाए। क्या फॉर्मूले हैं उसके लिए और उन फॉर्मूलों का यूज आना चाहिए। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं CFSE। कुछ रिजल्ट है, देखिए। पहला है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझिए, एक फॉर्मूला लिखते हैं, पहले उसको देखना और उसके बाद रट्टा मारने का प्रयास करना, ठीक है। इसके लिए हम निकाल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक बात है। मुझे ये बता दो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक T2G था और एक EG था। बोलो भैया, T2G वाला जो पोर्शन था उसके लिए डिफरेंस कितना आया,
क्या -0.4 आया था? अरे बोलो ना, -0.4 आया था या -0.4 डेल्टा नॉट आया? -0.4 डेल्टा नॉट आया, यही तो आया था। तो -0.4 डेल्टा नॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, इनटू N-T2, क्या लिखा जा रहा है? N-T2। अभी आगे बात करें। Eg के लिए क्या था? +0.6 डेल्टा नॉट इनटू N-Eg प्लस N इनटू P। अब रिप्रेजेंटेशन समझिएगा इस फॉर्मूले को। यहां P है पेयरिंग एनर्जी, क्या है? ये तुम्हें सवाल में कभी नहीं दी होगी और ना तुम्हें कभी निकालनी है। हमेशा कैपिटल P के टर्म में अपना आंसर निकाल देना है। एन यहां क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट, यानी आपके कन्फिग्रेशन में जितने डब्बों में दो दो इलेक्ट्रॉन है उनको एक पेयर मानेंगे और उन पेयरों की संख्या यहां किसको डिनोट कर रही है? n। Neg का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल्स, मतलब जो Eg वाला कन्फिग्रेशन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। N-T2G किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। मामला समझ में आ रहा है? अब अगर ये फॉर्मूला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर आपके कोर्स में नहीं है। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या तुमको इतना पता है कि जो चीज ऑक्टाहेड्रल में होती है टेट्राहेड्रल में जस्ट अपोजिट हो जाती है? अरे बोलो ना यार। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू, क्या वहां पे Eg वाले ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं और Eg के लिए जो वैल्यू है वो 0.6 रहती है या 0.4 हो जाती है? 0.6। केवल साइन बदलता है या नहीं बदलता है? तो क्या हम लोग लिखेंगे -0.6 डेल्टा T इंटू Neg, यही तो होगा। इसके बाद प्लस 0.4 डेल्टा T इंटू N-T2G। क्या यहां पे पेयरिंग एनर्जी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेयरिंग होती ही नहीं। अरे बोलो ना यार। तो इस फॉर्मूले में पेयरिंग वाला पोजीशन आता नहीं। यहां पर भी सेम कहानी है। N-T2G किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। टोटल इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल्स। बुकलेट खोलिए, फोटो खींचिए जल्दी।
हटा दे। बुकलेट में पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 18। पहुंचे? बताओ। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैंने टर्म बताया था आपको, या तो स्प्लिटिंग बोलते हैं या स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या मतलब हुआ इसका बताओ। फॉर्मूला तो ऊपर ही वाला लगेगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है। अरे बोलो क्या? क्वेश्चन नंबर 18 आपको लिखा है D4 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यही दिया है सवाल। अब मुझे ये बता दो क्या पूछ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या? सुने होंगे क्लास में तो समझ में आ जाए। क्या हाई स्पिन तब होता है जब किसी भी प्रकार की कोई भी पेयरिंग नहीं होती। अरे बोल रहा यार, तो D4 अगर है तो एक बात ये बताइए कि ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? T2G में, और उसके बाद EG, यही तो मतलब होगा। ये हाई स्पिन ये बता रहा है कि पेयरिंग मत कराना। अरे बोलो ना यार, यही तो बोल रहा है कि पेयरिंग मत कराना, क्योंकि पेयरिंग अगर करा दोगे तो क्या पेयरिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, और हाई स्पिन तभी होगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी वजह से न घटे। तो इसका मतलब है अगर D4 है तो T2G में 3 ऑर्बिटल यानी 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1। क्लियर है? फॉर्मूले में कैसे भरते हैं देखना है। -0.4 डेल्टा नॉट इंटू, बताओ n T2G कितना लिखे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, इसमें डब्बा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 3, ठीक बात, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इंटू n EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, प्लस n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर प्रेजेंट। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, बोलो यार, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पेयर कितने हैं? 0। पेयर कितने? 0, और इनटू p, क्योंकि मैंने कहा था पेयरिंग एनर्जी कभी आपको दी हुई नहीं। तो जरा यहां से देखो तो -1.2 है और ये 0.6 है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा -0.6 डेल्टा। ठीक है, आता पहला ऑप्शन। बोलो यार, सवाल करने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, रुके रहो, पूरी जांच की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, मेरा वाली कापी को वापस बाहर डालिए। क्वेश्चन नंबर 30 करो। देखो, लो स्पिन हाई स्पिन से तुम क्या पकड़ पाओगे कि पेयरिंग हुई है या नहीं हुई, क्योंकि अच्छा ये बताओ, वो कभी तुमसे कहेगा थोड़ी कि पेयरिंग करा दो। तो ये तो तुम्हें समझना है कि हाई स्पिन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग मत कराना। चलो बताओ, लो स्पिन ऑफ D6, और इस बार भी ऑक्टाहेड्रल है, D6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और उन्होंने बोला है कि क्या है,
पेयरिंग करानी है, यानी जब हम कॉन्फ़िगरेशन में भरेंगे तो पेयरिंग कराएंगे। बोलो बेटा, अब अगर पेयरिंग कराएंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? पहले हम D2G में भरते हैं और बाद में EG में। D2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन 6 है। पेयरिंग हमें करानी है तो इसका मतलब है कि हम इन तीनों डब्बों में ही पूरे इलेक्ट्रॉन भर देंगे, EG में चला जाएगा 0। यही तो होगा। अब यहां से अगर आप उस फॉर्मूले में लगाएंगे तो आएगा -0.4 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, -0.4 इनटू इलेक्ट्रॉन इन T2G 6 है, डेल्टा नॉट है ही यहां पे, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इनटू T2G में EG में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, 0 होगा। NP, N मतलब कितने पेयर मौजूद है? क्या T2G में 6 है, इसका मतलब है 3 पेयर मौजूद है, तो यहां 3 लिखेंगे और P अपने को पता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब ये तो 0 है तो गायब हो गया, तो आंसर हुआ -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3। अब तुमको नहीं मिलेगा -2.4 मतलब भाग करके देख लो, तो चौथा ऑप्शन -12/5 क्या लिखा है? -12/5। अगर आपको ये डायरेक्ट भी निकालना है तो आपको मैंने क्या बताया था कि 0.4 को 2/5 बोल, 0.6 को 3/5 बोल। तो जब आप 2/5 3/5 लिखेंगे तो वैसे आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, ये वैल्यू आसानी से याद है। इसलिए कह रहे हैं इसको देख लो, क्योंकि जब ये पेपर में आता है तो ये फॉर्मूला लोगों को याद रहता है, लेकिन उसके आगे का काम उनके दिमाग में नहीं रहता। टाइम बचा है तो कलर है, पढ़ा दे। कुछ आदमी को खून कर रहे हैं। चलो जितना अब तक पढ़े इसमें कलर नहीं है, ठीक है? उतने में अगर कोई डाउट, एक बार देख लो, सब फोटो तुम्हारे पास है, ये खींचे हो, उसमें देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो यही करो, इसको नोट कर लेना, इसका सवाल ही लगा लो ना एक दो।